नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला का प्रारंभ या इसका सूत्रपात एक राजनीतिक घटनाक्रम से हुआ। राजनीतिक शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि वह ठीक शब्द नहीं है। अभी जो पॉलिटिकल तंत्र है उसके लिए राजनीति शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। या क्यों ठीक नहीं है, क्यों इसको केवल पॉलिटिकल कहा जाना चाहिए, आगे भी इस व्याख्यान श्रृंखला में इसकी स्पष्टता आएगी। तो पिछले दिनों एक पॉलिटिकल नेता का देहांत हुआ, मुलायम सिंह यादव का, और उनके देहांत से देश में जो शोक संवेदनाएं उमड़ी उसको पढ़ने के बाद, और उस पर हमारे जो गुरुदेव हैं, जो आचार्य हैं प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज, उन्होंने जो उस पर एक बड़ी सारगर्भित और इतिहास परक एक टिप्पणी की। और उसमें उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव का समाजवाद से कोई लेना देना नहीं था। उनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी था, लेकिन समाजवाद की विचारधारा या डॉक्टर लोहिया, इनसे उनका कोई संबंध नहीं रहा कभी। यह जानकर मुझे इतनी हैरानी भी मैं बता नहीं सकता। पूरे सारी शोक संवेदनाओं में उनको भूमि पुत्र, समाजवाद का धड़ा, क्या क्या नहीं कहा गया, और वास्तव में वो उससे कोई उनका लेना देना नहीं है। तो वास्तव में इतिहास क्या है, यह जो पॉलिटिकल घटनाक्रम चल रहा है, जो गतिविधियां चल रही हैं, इसको हम कैसे समझें। दूसरा, इसमें एक प्रश्न मेरे मन में और उपजा कि जिन विचारधाराओं को लेकर ये पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई या जिस विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने का इन्होंने दावा किया, वास्तव में उस पर वो कितना काम कर रही हैं, यदि कर रही हैं तो कितना, और नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं। क्या इस पॉलिटिक्स का विचारधारा से कोई संबंध भी हो सकता है। तो मैं बताऊं कि अपने जो आज के वक्ता हैं, इस पूरी व्याख्यान श्रृंखला के जो वक्ता हैं प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज, वो उन्होंने इस बात को कई बार इंगित किया है, स्पष्ट किया है, फेसबुक पर लिखकर, अन्यत्र भी भाषणों के द्वारा, कि विचारधारा का कोई महत्व पॉलिटिक्स में होता नहीं है। और ये बड़े आश्चर्य की एक बात मैं इसमें जोड़ूं कि काफी पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस बात को कहा था कि पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा था सत्ता विचारधारा से नहीं चलती, सरकारें विचारधारा से नहीं चलती। और उस वक्त बहुत विवाद हुआ था, मुझे स्मरण है, इस पर कई गोष्ठियां दिल्ली में हुई थी। 2 गोष्ठियों का मैं भी सहभागी रहा था। तो इस पर इसीलिए यह व्याख्यान श्रृंखला रख रहे हैं। क्या वास्तव में सरकारें विचारधारा से नहीं चलती, क्या पार्टियां विचारधारा से नहीं चलती, नहीं चलती तो क्यों नहीं चलती। और इस पर जिस जो व्याख्यान श्रृंखला होगी उसमें कई सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। लगभग 27 ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मैं उन 27 विषयों को एक बार पढ़ दे रहा हूं। पहला विषय होगा राजनीति, पॉलिटिक्स और विचार। इनमें क्या संबंध है, क्या अंतर है, क्या राजनीति ही पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिक्स ही राजनीति है, या दोनों में भेद है। दूसरा टॉपिक है रिलीजियस मतवाद से राजनीतिक मतवाद तक झूठ का अंतहीन फैलाव। तीसरा है पॉलिटिकल पार्टियों का उदय और विकास, समाज से उनका संबंध। चौथा है कोई भी नेशन स्टेट पॉलिटिकल पार्टियों के कारण एक नहीं है, एकता के आधार अन्य हैं। यानी जो नेशन स्टेट दुनिया में है उनकी एकता पॉलिटिकल पार्टियों के कारण नहीं है। पांचवा है केवल कम्युनिस्टों ने आइडियोलॉजी का युद्धास्त्र बनाया, युद्ध का उसका औजार बनाया, क्यों और कैसे। छठा है पश्चिमी यूरोपीय समाज में केवल इविल्स युद्ध की परंपरा है, राजनीतिक मतवादी झगड़ों की नहीं। सातवां है भारत में विचारधारा की बात कब चली, कैसे चली। आठवां है समाज संसार में आज तक संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का गंभीर दावा किसी पार्टी ने क्यों नहीं किया। नवां है कांग्रेस ने किन वर्गों का प्रतिनिधित्व का दावा किया। 10वां है कम्युनिस्ट पार्टियां किस वर्ग के प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं। 11वां है समाजवादी राजनीति के 2 नितांत भिन्न धाराएं और उनके दावे। हम समाजवादी राजनीति को एक धारा मानकर चलते हैं, उसमें 2 धाराएं रही हैं, ये वो स्पष्ट करेंगे। 12वां है डॉक्टर लोहिया के विचार और संसोपा, यह एक राजनीतिक पार्टी बनी थी, पॉलिटिकल पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, तो वह संसोपा है। 13वां राष्ट्र के लिए केवल पार्टियों की ओर देखना किस सामाजिक दशा का लक्षण है। 14वां विचार के लिए समर्पित एकमात्र भारतीय राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 15वां इसी से जुड़ा विषय है दीनदयाल जी कभी लोकसभा में क्यों नहीं पहुंच सके। तो वास्तव में वैचारिक राजनीति होगी तो उसका क्या दशा होगा, यह उसका उदाहरण है, यह उसमें स्पष्ट किया जाएगा। 16वां है मधुलिमय का राष्ट्र तोड़क राष्ट्रवाद। 17वां है अटल जी का गांधीवादी समाजवाद, चूचू का मुरब्बा। 18वां है आडवाणी जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नारे से परे विचारों की अनुपस्थिति। 19वां है मुलायम सिंह की सपा
विचारों से सफा, दांव पेचों में माहिर। 20वां है इंदिरा गांधी का सोवियत समाजवाद। 21वां है चौधरी चरण सिंह की राजनीति में विचारधारा की स्थिति। 22वां है जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण आदि की स्वच्छंद राजनीति। 23वां है व्यावहारिक राजनीति की प्रतिष्ठा का दौर, मोदी शाह की जोड़ी का उदय। 24वां है लो, राहुल गांधी भी विचार वाले हो गए। 25वां है केजरीवाल का उदय, वैचारिक लंपटता का परम उत्कर्ष। 26वां है ममता बनर्जी की क्रूर राजनीति और इस्लामाबाद से गठजोड़। 27वां है भावी संभावनाएं। इसमें एक चीज जो छूट रही है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उसको बाद में जोड़ लें। दक्षिण भारत की राजनीति का क्या रहा है, थोड़ा उस पर भी हम चाहेंगे एक इसमें जोड़ा जाए कि 27 से 28 हो जाए, वो भी हम लोग बाद में जोड़ सकते हैं। इन 27-28 विषयों पर यह श्रृंखला चलेगी, 27-28 व्याख्यान होंगे। तो आप सभी जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप इसको निरंतर इसका ये पा सकें, सूचनाएं पा सकें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि ये सूचना जैसे ही ये प्रीमियर होगा आपको मिल जाया करे और आप इसको सुन सकें, इसको आगे बढ़ाएं, इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। मैं रामेश्वर प्रसाद मिश्र जी से आग्रह करता हूं, आज के व्याख्यान का प्रारंभ करें। प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र, पंकज जी। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र के सभी मित्रों का अभिवादन है। ज्योति पर्व में इस प्रार्थना से शुरू करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलें। और क्योंकि ये व्याख्यान श्रृंखला या विचार श्रृंखला राजनीति पर केंद्रित है, तो इस व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से राजनीतिक अंधकार से हम लोग राजनीतिक प्रकाश की ओर चलें। ये जगदम्बा से, लक्ष्मी मैया से, सरस्वती मैया से सबसे प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना। मित्रों, रविशंकर जी ने प्रारंभ में बहुत सही कहा कि भारत में अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सचमुच बेचैनी होने लगती है जब उनकी पार्टी सत्ता में आने पर उस दिशा में पूरी तरह तो छोड़िए, आंशिक रूप से भी कई बार जाती नहीं दिखती जिस दिशा की बात वो वोट पाने, लोगों का जन समर्थन जुटाने और चुनाव में विजयी होने के लिए करती। ये बात भारत में विशेष कर सत्य है, ये मैं आगे के व्याख्यानों में बताऊंगा। लेकिन प्रारंभ में भी हमारी जो 27 व्याख्यान है उनमें से 2-3 की कुछ बातें केवल संकेत रूप में प्रारंभ में भी आ जाएंगी, ताकि भारतीय जो हमारे श्रोता बंधु हैं जो अपन सभ्यता अध्ययन केंद्र से जुड़े हैं उनको ये स्पष्ट हो सके। सभ्यता अध्ययन केंद्र में क्योंकि प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं जिनका अध्ययन से, विचार से नाता है, रुचि है, जिज्ञासा है और प्रवृत्ति भी है, तो इसलिए ये कठिन विषय बताना सरल है। अन्यथा क्यों कठिन है? वो इसलिए है कि जो यद्यपि भारत योग सूत्र का देश है, योग दर्शन का देश है, यहाँ पूरा इस विषय पे अनेक शास्त्र विस्तार से हैं और मूलभूत शास्त्र जो योग शास्त्र है वो तो है ही कि मन, इंद्रियां, मन ये कैसे काम करते हैं, फिर बुद्धि कैसे काम करती है, मन और बुद्धि का क्या संबंध है, और मनुष्य जो है उसका मन और उसकी बुद्धि किस प्रक्रिया से प्रभावित होती है, कौन से संस्कार लेके आती है, व्यवहार में क्या प्रशिक्षण प्राप्त करती है, उससे कैसे मन बनता है, विचार बनता है। लेकिन जो 1947 के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ जवाहरलाल नेहरू के हाथ, तो उन्होंने इंग्लैंड के ढांचे को तो ज्यों का त्यों चलने दिया, लेकिन उसमें प्रेरणा सोवियत संघ की ले ली और सोवियत संघ की बहुत ही भयंकर, बहुत ही राक्षसी और बहुत ही गुप्त प्रेरणा ले ली कि शिक्षा और संचार माध्यम अर्थात लोगों के मन और बुद्धि में उठने वाले विचार, उनको नियंत्रित और प्रशिक्षित करने का काम राज्य का होता है। ये सोवियत संघ का मॉडल है। पश्चिमी यूरोप यानी पूर्वी यूरोप तो मुख्य उसका केंद्र सोवियत संघ ही है, पश्चिमी यूरोप में इस तरह का मॉडल नहीं है, वो दूसरा है जो आगे चल के चर्चा में बताएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो शिक्षित भारतीय है, 2 तरह के भारतीय हो गए ना, एक तो जिनमें संस्कार हैं लेकिन वो संख्या बहुत तेजी से लुप्त हो रही है, तो जिनमें संस्कार तो हैं लेकिन अभी वो आधुनिक शिक्षा में बहुत दीक्षित नहीं हुए हैं। 47 में वो लोग बड़ी संख्या में थे और अभी तक हैं, अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है क्योंकि आधुनिक शिक्षा संस्थाओं का जाल बिछ गया है। तो एक तो वो लोग हैं जो परंपरागत बुद्धि से
वस्तुओं को, व्यक्तियों को, घटनाओं को, विचारों को, जीवन और जगत को देखते हैं। तो वो उनके पास उनकी अपनी बुद्धि है। किसी ने रामायण से, महाभारत से, कथाओं से, कहावतों से, स्थानीय गाथाओं से, शास्त्रों से, धर्मशास्त्रों से, स्मृतियों से सीख रखा है कि दुनिया को कैसे देखना है, इस जगत को कैसे देखना है, जीवन को कैसे देखना है। उसके कहा है ना कि भाषा तो आंख है जिसके द्वारा हम देखते हैं। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी संसार को और सत्य को देखने की आंख भाषा है। तो उनके पास उनकी अपनी परंपरागत भाषा है जो अत्यंत प्राचीन काल से चली आई और सत्यनिष्ठ, सत्योन्मुख, सत्य की ओर ले जाने वाली भाषा है, क्योंकि वो बहुत बड़े मनीषियों, ऋषियों, मुनियों उनके द्वारा प्रवर्तित भाषा परंपरा है। तो वो लोग उस अर्थ में शिक्षित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में ही कहा गया है कि शिक्षा क्या है? वृद्ध संवाद। अपने समाज के, अपने राष्ट्र के, अपने क्षेत्र के मनीषियों से संवाद करना। वृद्ध यानी वृद्धि प्राप्त, ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में। कोई हुनर में आगे है, कोई पूजा पाठ में आगे है, कोई खेती में, कोई व्यापार में, कोई कौशल में, कोई मंदिर बनाने में, कोई मूर्तियां बनाने में, कोई जूता बनाने में, कोई यंत्र उपकरण बनाने में। फिर विद्या के भी अलग अलग, कोई परा विद्या में, कोई अपरा विद्या में, अपरा विद्या के अलग अलग शास्त्रों में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, समाज शास्त्र में, दर्शन में, मनोविज्ञान में, अलग अलग अनुशासनों में जो वृद्धि प्राप्त हैं उन्हें वृद्ध कहते हैं, और उन वृद्धों से संवाद ही शिक्षा है। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने आधुनिक शिक्षा उतनी अधिक नहीं प्राप्त की, यानी पूरी तरह उनके दिमाग में आधुनिक जो एंग्लो सेक्शन शिक्षा नहीं छा गई, वो बहुत शिक्षित हैं। शास्त्रीय दृष्टि से, भारत की दृष्टि से वो बहुत शिक्षित हैं, लेकिन अंग्रेजों ने जो कसौटियां बनाई, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने और बाद की सभी हमारी पार्टियों ने स्वीकार कर लिया, उसके अनुसार वो इलिटरेट, अशिक्षित, यानी उनका अपने राष्ट्र के वृद्धों से अनुशासन, अलग अलग अनुशासन के सयाने लोगों से संवाद है। उनकी भाषा से, उनके मुहावरे से, उनकी कहावतों से, उनके प्रत्ययों से संवाद है, यानी वो शिक्षित हैं। भारतीय अर्थ में वो लोग अत्यंत शिक्षित हैं। दूरस्थ गांव का कोई, जिन्हें वनवासी कहते हैं, वो होगा, कोई चर्म शिल्पी होगा, कोई मृत्तिका शिल्पी होगा, कोई मतलब जिन्हें आजकल की भाषा में कुम्हार या चमार या कुछ भी कह देते हैं, वैसे अलग अलग तरह के शिल्पी होंगे। वो सब परंपरागत अर्थ में परम शिक्षित हैं, क्योंकि वो अपने सयानों से उनका संवाद है। लेकिन जो आधुनिक कसौटी अंग्रेजों ने चलाई और बाद में अंग्रेजों के माननीय सभी उत्तराधिकारियों ने सहज रूप से स्वीकार कर ली, उनके अनुसार वो इलिटरेट है। तो एक तो वो लोग राजनीति को अपने ढंग से देखते हैं, लेकिन वो आधुनिक राजनीति में सक्रिय नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। तो आधुनिक राजनीति में शक्तिशाली वो लोग हैं जो आधुनिक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षित हैं सीमा तक, और वो उनका मन उसी से बनता है कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया गया, मीडिया में क्या कहा गया। तो शिक्षा और संचार माध्यमों में कही गई या उछाली गई बातों से ही उनका मन बनता है। अब उनमें से जो विशेष प्रतिभाशाली हैं उनकी बात अलग है, वो तो उस शिक्षा के, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के दायरे के बाहर भी जाकर पढ़ते हैं ना। और आजकल तो सोशल मीडिया भी हो गया है, ये इंटरनेट की सुविधाएं भी हो गई हैं, संसार भर की बहुत महत्वपूर्ण किताबें आपको इंटरनेट में सुलभ हैं। तो जिसमें प्रतिभा है, जिज्ञासा है, वो तो सहज ही पढ़ सकता है, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो औसत लोग हैं उसका मन इन्हीं से बनता है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनल पे क्या बातें उछल रही हैं, और जो नेता लोग हैं, शासन में जो लोग हैं, वो क्या बातें उछाल रहे हैं, तो उससे उनका मन बनता है। तो ऐसी स्थिति में भारत में कैसे हुआ ये, जब वो तीसरा व्याख्यान आएगा, तीसरा चौथा, तब हम बताएंगे। लेकिन उससे क्या हुआ कि पहली बार क्योंकि कम्युनिस्टों ने आइडियोलॉजी शब्द उछाला और जवाहरलाल नेहरू स्वयं कम्युनिज्म से भी प्रभावित थे और अंग्रेजों से भी, तो उसका उन्होंने मिक्सचर किया। तो बातों के लिए उनको कम्युनिज्म बड़ा अनुकूल लगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म में जबरदस्त धोखाधड़ी, छल, प्रपंच, झूठ और प्रोपेगेंडा की जबरदस्त भाषा ईसाई मिशनरियों के बाद अगर किसी की है तो वो कम्युनिस्टों की है। तो यूरोप में ईसाई मिशनरी तो कमजोर हो गए थे, जो ब्रिटिश शासन था वो केवल मिशनरियों के प्रभाव में नहीं था, आधुनिक चीजें उसमें आ गई थी। तो इन्होंने ढांचा तो वही रहने दिया, लेकिन इनको
ईसाइयों की नकल में और भी ज्यादा छल और फरेब से विकसित कम्युनिस्टों की पदावली बहुत पसंद आ गई। तो आइडियोलॉजी उनको बहुत पसंद आ गई, उन्होंने भारत में वो विचार फैलने दिए। तो उससे सब लोग समझ गए कि अच्छा आइडिया विचारधारा, तो राजनीति कैसे होती है, विचारधारा के लिए होती है। तो आप कहेंगे कि तो भारत में ही ऐसा क्यों हुआ? भारत में इसलिए हुआ कि जो परंपरागत भारतीय समाज है, यानी हिंदू समाज है, उसकी तो एक विशाल परंपरा है ना, इसको अभी मैं बताऊंगा, राजनीति की परंपरा। तो अपने राजा के प्रति, अपने अच्छे शासकों के प्रति बहुत गहरा प्रेम यहाँ रहा है। तो संस्कार वही रहे, जो शासन में है वो तो भाई अपना आदमी है, तो प्रिय है, हमारा बहुत ही प्रिय है। तो वो जो कह रहा है वो आखिर राजा है, शासक है, चाहे जो बात थोड़ी कहेगा। तो उसने कहा कि विचारधारा होता है, और बाकी भी जो पार्टी के लोग हैं वो भी विचारधारा विचारधारा कहते हैं, तो उसने मान लिया कि विचारधारा के लिए होता है। तो संस्कार तो भारतीय हैं, राष्ट्रभक्ति के संस्कार प्राचीन काल से चले आए हैं। भारतीयता के, अपने देश से, अपनी संस्कृति से, अपने सनातन धर्म से प्रेम, तो उसकी छटपटाहट थी, क्योंकि पहले मुसलमानों ने कई जगह उसमें चोट पहुंचाई, और फिर अंग्रेजों ने आधे भारत में बहुत अधिक छल पूर्वक चोट पहुंचाई। तो ये तो दिख रहा था कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारा जो प्रवाह है ज्ञान का और सभ्यता का, तो उसको तो चोट पहुंचाई गई है। तो वो छटपटा रहे थे। तो उससे कैसे उभरेंगे? तो नेताओं ने बताया कि विचारधारा का संकट, विचारधाराओं के कारण ये है, और आप विचारधारा सही चुन लीजिए तो देश ठीक हो जाएगा। तो गहरे राष्ट्र प्रेम के संस्कारों के कारण और सोवियत ढांचे वाली शिक्षा और संचार माध्यम, यानी राज्य के एकाधिकार वाली शिक्षा और संचार माध्यम के झूठे प्रोपेगेंडा के कारण हर शिक्षित भारतीय को लगने लगा कि विचारधारा ठीक हो तो देश महान हो जाएगा। तो उनमें से जो लोग अलग अलग अनुशासनों में गए, कोई विज्ञान में गया, कोई गणित में गया, कोई प्रशासन में गया, कोई अन्य विषयों में गया, कला संगीत में, वो तो गया। लेकिन जो लोग राष्ट्र के विषय में अधिक सोचते थे, आखिर भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हुए हैं, तो वो जो राष्ट्रभक्त आत्माएं हैं, वो जब पुनर्जन्म लेकर पुनः इस समय आई 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उनमें तो विशेषकर संस्कार तो राष्ट्रभक्ति के ही थे। तो उनको लगा कि विचारधारा सही कर रहे, तो उससे वो अलग अलग विचारधारा, जो भी प्रोपेगेंडा, क्योंकि विचारधारा एक प्रोपेगेंडा है, जैसा मैं अभी बताऊंगी, तो विचारधारा के आधार पर वो जुड़ने लगे। तो कोई सोशलिस्ट हो गया, कोई कम्युनिस्ट हो गया, और जो सबसे अधिक भारतीय संस्कारों वाले थे वो इधर आ गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जब बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के जवाहरलाल नेहरू ने एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धी संगठन मान के चोट की, तो लगा कि एक पार्टी बनानी चाहिए, तो जनसंघ बनाई, जो बाद में भाजपा बनी। तो लोग उसमें भी जाने लगे। तो राष्ट्रभक्ति के संस्कारों वाले लोग राष्ट्रभक्ति को भी एक विचारधारा मानकर जनसंघ और भाजपा में जाने लगे। इसी तरह जो लोग थोड़ा समता आदि की बातों में बड़े आकर्षित हुए, विशेषकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बातों से, जो देशभक्त भी थे, जो रामकृष्ण और शिव की बात भी करते थे, जो हिमालय की रक्षा की बात करते थे, जो देश की सीमाओं को देश की चमड़ी मानते थे, जैसे हमारी चमड़ी में कोई खरोच लगा दे तो हम तिलमिला उठते हैं, इसी तरह देश की सीमा में छेड़छाड़ करने से जो तिलमिला उठे वही राष्ट्रभक्त है, आदि बातों के कारण तो लोग समाजवादी उसमें गए। उन्होंने भी देखा, रे नारे तो क्या थे, डॉक्टर लोहिया का अरमान, रेल के डिब्बे एक समान, डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देशी बात। और नेता जब सत्ता में आया तो वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो सबके सब छटपटा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि ये रविशंकर जी ने जो कहा वो बहुत सही है। भारत के राजनीतिक कार्यकर्ता कम से कम अभी तक 2020-22 तक छटपटा उठते हैं अगर शासन में आई हुई पार्टी विचारधारा के अनुसार काम नहीं। अब ये खत्म हो रहा बुखार। जैसे मैंने बताया ना, पहले तो पुराने संस्कार थे, वो लोग जानते थे कि राजनीति क्या है, जो गांव देहात के आदमी, इसीलिए वो सब पार्टियों के नेताओं को नेताजी ही कहते हैं। वो जानते हैं कि अंत में ये नेता है, कांग्रेसी है, भाजपाई है, सपाई है, हम कहते हैं नेता है, नेतागिरी करता है, राजनीति करता है। तो उन्होंने एक देशी प्रत्यय दे दिया। अब बीच में जो शिक्षित समूह आया वो विचारधारा के चक्कर में पड़ गया, लेकिन अब जब देख लिया है तो अब नई पीढ़ी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टियों में या पार्टी को
आधार देने वाले संगठन में भी इसलिए जा रहे हैं कि जाएंगे फिर वहां से राजनीति में चले जाएंगे, अच्छा कैरियर बनेगा, खूब पावर में आएंगे। तो अभी भी भावना वाले, देशभक्ति वाले लोग भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं, विशेषकर संघ में और उससे भाजपा में भी। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो संघ में भी और भाजपा में भी इस चतुराई से जाते हैं कि जाएंगे फिर भाजपा में हमको पद मिल जाएगा, फिर बढ़िया पावर आ जाएगी, फिर मौज ही मौज है, ऐसी ऐसा। तो अब ये खत्म हो रहा है विचारधारा का सम्मोहन। क्यों खत्म हो रहा है? इसलिए नहीं कि वो कोई गिरावट आ रही है, इसलिए कि परिपक्वता आ रही है। जान रहे हैं कि भाई विचारधारा से तो 99% राजनेताओं का कोई संबंध नहीं होता, संभव भी नहीं है। तो उनका बुखार उतर रहा है, लेकिन वो बुखार भावनात्मक स्तर पर है, इसलिए वो सदा धोखा खाएंगे। क्योंकि बीच बीच में जब अगर राजनीति में गए तो उसी शब्द जाल में फंस जाएंगे। राजनीति में तो वही शब्द जाल चल रहा है, विचारधाराओं का संघर्ष, तो फंसते जाएंगे। तो बड़े चतुर भी हैं, व्यावहारिक भी हैं, तो चतुराई के स्तर पर सफल हो जाएंगे, लेकिन बातें वही करेंगे। तो उनकी बातों के विरोधाभास समाज में दिखेंगे और उनके साथी, उनके आसपास के लोग कहेंगे अरे तुम तो ये कहते थे अब ये कर रहे हो, उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ज्ञान आवश्यक है। राजनीतिक विषयों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? जिसके जीवन में और कोई आकांक्षा नहीं है किसी भी तरह, कोई एक पेशे में चले जाएं राजनीति में, या पद में चले जाएं, या किसी तरह कोई प्रभुता पालें, लूटें खाएं, मजा करें, इसके लिए जा रहा है, उसको तो कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, व्यावहारिक बुद्धि से वो अपना काम चला लेता है। लेकिन जिनको राजनीति को समझना है कि हम किसी विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक राजनीति में जा रहे हैं, उनको ये चीजें जाननी जरूरी हैं। इसीलिए मैंने पहला ही विषय रखा है राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स और विचार। तो ये जो राजनीति है ये तो हमारा परंपरागत शब्द है, राज्य दीप्तौ धातु से बना है। जो शोभा दे, किसी भी समाज में जो शोभा दे वो उसका राज्य है। वो जो सबसे शोभित आचरण करे वो राजा है। तो राजनीति क्या है? किसी भी समाज की जो अपनी परंपरा है, जो अपना ज्ञान है, उसमें जो कुछ शोभामय है, सुंदर है। साहित्य में भी ऐसा कहा गया है। साहित्य जैसे हमारे यहाँ, वो उन्होंने अंग्रेजी की नकल में कह दिया साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, साहित्य शास्त्र में क्या कहा गया है? जो हमारे प्रतापी और श्रेष्ठ राजा होते हैं उनकी कीर्ति लोक में व्याप्त रहती है और लोक के चित्त में अंकित रहती है। वो राजा रहें या चले जाएं, लेकिन उस कीर्ति का प्रतिबिंब समाज में व्याप्त रहता है, उसकी साहित्य में प्रस्तुति होती है। यानी जो समाज में शुभ है, श्रेष्ठ है, उसका दर्पण साहित्य है, समाज का दर्पण नहीं है। समाज में गंदगी भी होती है, अशुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, तो उसका कहीं प्रसंगवश उल्लेख कर दें उसके खंडन के लिए, लेकिन साहित्य शुभ का है। तो इसी तरह राजनीति, जो कुछ समाज में शुभ है, जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ श्रेयस्कर है, उसकी प्रस्तुति ही राजनीति है। तो राजनीति तो स्पष्ट हो गई। तो राजनीति तो कब होगी? जब वो समाज को मान्यता दे, यानी ये माने कि कोई समाज है, उस समाज की अपनी परंपरा है, उसका इतिहास है, तो वो परंपरा शास्त्रों से होगी, तो उन शास्त्रों का ज्ञान रखे। तो जो राजा या जो राजपुरुष भारतीय या सनातन धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे, ज्ञान रखे और भारत की विभिन्न परंपराओं को, संस्कृति को, क्षेत्र को, उसकी विशेषताओं को, राष्ट्र जीवन के विराट विस्तार को जाने और उसके अनुसार उनको प्रतिष्ठित करने के लिए शासन में जाने का प्रयास करे, तो वो है राजनेता। तो राजनीति तो ये चीज है। और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। पॉलिटिक्स स्वयं शब्द के रूप में भी पॉलिटी से बना है। तो पॉलिटी क्या है? वस्तुतः जिन्हें वो सिटी स्टेट कहते हैं, जो 2000, 4000, 5000 लोगों के कस्बे थे, उसके भी जो थोड़े से लोग हैं जो वहां के अभिजन कहलाते थे या यानी प्रभावशाली थे, बाकी सबको तो वो दासवत ही मानते थे। तो दास स्वामियों का जो एक मंडल है उसको पॉलिटी कहते हैं। तो पॉलिटी तो है ही किसी समाज के प्रभावशाली, प्रभुताशाली लोगों की रणनीति। तो पॉलिटिक्स क्या है? प्रभावशाली लोगों की रणनीति पॉलिटिक्स है। प्रभावशाली लोगों द्वारा सत्ता पाने या सत्ता में बने रहने और सत्ता को संचालित करने की रणनीति पॉलिटिक्स है। और समाज के शुभ और श्रेयस को, धर्म और ज्ञान को शासन के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाली और प्रतिबिंबित करने वाली
चीज राजनीति है, तो दोनों में बहुत अंतर है। अब तीसरी बात है विचार। तो विचार और विचारधारा दोनों का अंतर जानना चाहिए। विचार तो मनुष्य मात्र की शक्ति है, तो विचार के बिना तो संसार में कोई नहीं रहता। मनुष्य तो मूड होंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन जो किसी भी क्षेत्र में प्रबुद्ध है वो किसी न किसी विचार का विचार ही होते हैं, संस्कार हैं और विचार हैं, उसके अनुसार आप व्यवहार करते हैं। संकल्प है, कार्य है, किसी कार्य का भी कोई संकल्प उठता है, वो भी एक विचार है। फिर आप उसकी योजना बनाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। तो वो सब विशेष रूप से जब उस विषय में चिंतन मनन करते हैं और आचरण करते हैं, विशेष रूप से चलना वो विचार है। लेकिन विचारधारा क्या है? ये आइडियोलॉजी का अनुवाद है। तो आइडियोलॉजी जो है ये कम्युनिस्ट शब्द कैसे है, इसको आज जो जितना समय है उसमें थोड़े में बताएंगे। तो आइडियोलॉजी से पहले हमें जानना चाहिए कि ये जो क्रिश्चियन सोसाइटी है यूरोप में, लगभग 1000 वर्ष तक पहले बढ़ा, फिर मारकाट किया, फैला, फिर उतार में आया। ऐसा एक क्रिश्चियन चर्च है, अलग अलग क्रिश्चियन थॉट कह लीजिए, उसको रिलीजन कहते हैं वो लोग। किसी भी कसौटी पे वो धर्म भी नहीं है, कोई पंथ भी नहीं है, सत्ता में बने रहने का और दूसरों को सताने और उन पर नियंत्रण करने का एक विचार है, एक भाव है। तो उन्होंने थियोलॉजी को महत्व दिया। कैसे दूसरों को दबाएं? अन्य को दबाने का उपाय क्या है? थी माने पंथ, तो कह दिया कि कोई डिवाइन दिव्य सत्ता है, उस तक पहुंचने का एकमात्र पंथ वो पंथ है जो हम बताते हैं। तो अपने उसको थी कहते हैं पंथ को। उस पंथ तक पहुंचने की जो विद्या है, जो थोड़े से लोग ही जानेंगे, जो पादरी होंगे, जो विशेष प्रशिक्षित लोग होंगे, वो थियोलॉजी का क्या है? पादरियों के विचार थियोलॉजी है ना। यानी क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाने वाले प्रमुख लोगों के विचार को थियोलॉजी कहते हैं। फिर वो उसको कह देते हैं पंथ विद्या, हिंदी में कह देंगे। यहाँ तो क्योंकि पादरी लोग आए अनुवाद करने, तो उन्होंने उसको ब्रह्म विद्या कह दिया। क्रिश्चियनिटी का ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम और ईसाइयत का ब्रह्म से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापी है। और वो तो अलग विचार है, जब उस पर बात करेंगे तब कि भाई वो सातवें आसमान में बैठा कोई एक एंटिटी है, कोई एक सत्ता है, कोई एक शख्स है, कोई मनुष्य है, बूढ़ा है, जो भी। तो ब्रह्म से क्या लेना देना? तो किसी विशेष पंथ के अनुशासन को, पंथानुशासन को थियोलॉजी कहते हैं, अगर वो दिव्यता के दावे के साथ आए। यानी ये कहे कि हमको तो किसी दिव्य सत्ता ने ये रास्ता दिखाया है, तो उससे उसका दावा और बढ़ जाता है। दिव्य सत्ता ने दिखाया है तो खबरदार अगर तुमने बात की। इसीलिए जो थियोलॉजी है वो विवेक को और तर्क को, स्वतंत्र तर्क और विवेक को कोई स्थान नहीं देती। अपने थियोलॉजी की पुष्टि के लिए आप लॉजिक तर्क कर सकते हैं और तरह तरह के तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन उससे बाहर आपको सबसे पहले उस पर आस्था लानी होगी, ईमान लाना होगा। तो ये थियोलॉजी है। तो थियोलॉजी के आधार पर यूरोप में जो अंधकार छाया, जिसकी अनेक व्याख्यानों में हमने और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने, रविशंकर जी ने भी आपके सभ्यता अध्ययन केंद्र में भी बड़े विस्तार से यूरोप के अनेक अनेक देशों में जो अंधकार लाया गया उसकी बात की है। तो जब ये दुनिया में गए और देखा कि दुनिया में तो वो नहीं है जो पादरी कहते थे कि सब जगह अंधेरा है, जहाँ ईसा का प्रकाश नहीं पहुंचा है वहां तो एरिया ऑफ डार्कनेस है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो जब पहुंचे तो उन्होंने देखा नहीं, यहाँ तो उल्टा है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो उससे वो उत्साहित हुए, लेकिन ट्रेनिंग वही थी, दिमाग वही था। तो उन्होंने कहा नहीं, थियोलॉजी बेकार है। इस बीच विज्ञान की खोज हो गई, कुछ भारत से जर्मनी गया, विज्ञान की बहुत सी पुस्तकें फिर आपस में एक दूसरे देशों ने फिर, लेकिन मेहनत भी बहुत की उन लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बिना प्रतिभा के तो विज्ञान विकसित नहीं होता। तो यूरोप के लोगों ने चर्च से उबरने के लिए बहुत मेहनत की कि विज्ञान का सत्य जाने। तो ये जो चर्च जिस बात को सत्य बताता है उसकी उनको शंका हो गई कि ये झूठ है, जैसे धरती चपटी है आदि आदि झूठ। तो उसको मेहनत से उन्होंने जब खोजा, तो जब वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हुआ तो लगा कि ये थियोलॉजी तो फालतू चीज है। लेकिन आदत तो पड़ी थी दूसरों पर अनुशासन और नियंत्रण, कंट्रोल और डोमिनेशन की। तो ये कम्युनिस्टों ने उसके लिए नया शब्द गढ़ा, आइडियोलॉजी। थियोलॉजी तो बेकार है। क्यों? 18वीं शताब्दी तक ईसाइयत के विरुद्ध यूरोप में बहुत जागृति फैल गई, हालांकि ईसाइयत का शिकंजा भी बना रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते यूरोप के लोगों का चर्च से भयंकर मोह भंग हो गया। लगा कि ये कोई बड़ी पैशाचिक चीज है, रद्दी चीज है। तो उसका फायदा उठा के
मार्क्स ने उसको एक आइडियोलॉजी शब्द दिया, मार्क्स ने और वहां के बहुत से समाजवादियों ने यूरोप के शब्द दिया कि नहीं नहीं, ये थियोलॉजी तो बेकार है, क्योंकि ये किसी रहस्य में ऐसी सत्ता की बात करता है जिसको हम छानबीन नहीं सकते, तर्क से जान नहीं सकते। और ये पादरी लोग कह देते हैं कि बस ये गॉड गॉड है और ये डिवाइन है, ये गॉड का ग्रेस है, गॉड्स ग्रेस है, और ये यही डिवाइन है, यही रिवोल्यूशन है, आदि आदि। तो ये ऐसी चीज है जो हमारी इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे की बात कह के हमको दबाते हैं, तो इसको हटाओ। तो आइडियोलॉजी की बात की, लेकिन वही आदत थी। आइडियोलॉजी भी क्या है, थियोलॉजी क्या है, पंथ विद्या। तो आइडियोलॉजी क्या है, वैचारिक पंथ विद्या, यानी वैचारिक अनुशासन। तो आइडियोलॉजी के नाम पर क्या किया गया कि जैसे थियोलॉजी का ये था कि आप वही गॉड क्या है, हेवन क्या है, हेल क्या है, क्या करना चाहिए जिससे आपको हेवन मिलेगा, क्या हमारा पादरी का कहना नहीं मानोगे तो हेल जाओगे, ये हम बताएंगे। तो आइडियोलॉजी उसी की नकल में आ गया कि कौन से विचार आपके कल्याण के लिए हैं वो हम बताएंगे। तो विचारों का अनुशासन, वैचारिक अनुशासन आइडियोलॉजी है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो कोई, उसका संदर्भ क्या है। जैसे हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भाई अगर आप अपने मन से बोलते हैं तो आप अप्रामाणिक हैं। जो हमारे आप्त पुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, और वेदों में जो कहा गया है उसकी निरंतरता में कुछ कहेंगे तभी तो प्रमाण है। ये थोड़ी कि आपके दिमाग में खुजली आई और आपने कुछ कह दिया। लेकिन ये आइडियोलॉजी में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि इसकी प्रेरणा इन्होंने भौतिक विज्ञानों से ली, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो उसमें से इन्होंने ये लिया कि भाई नियंत्रित दशाओं में वैज्ञानिक एक प्रयोगशाला में बैठकर और कभी कुछ और अभिप्रेरक की सहायता से, कभी किसी तरह से एजेंट्स की सहायता से, कैटालिटिक एजेंट्स की सहायता से वो जैसे चाहता है रूपांतरित कर देता है। उदाहरण के लिए जस्ते में अम्ल मिलाया तो क्या हुआ, Zn+H2SO4 तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बन गई। यानी इसमें यहाँ तो जस्ता था और तेजाब था, और जब इसको आपने एक नियंत्रित दशा से निकाला परख नली से तो हाइड्रोजन तैयार हो गई। तो इससे पुलकित होकर, अब इनकी आदत तो शासन की, लालसा शासन की है राजनीतिक लोगों की, तो इन्होंने कहा बहुत बढ़िया आइडिया सूझा। वैज्ञानिक तो बेचारा प्रयोग कर रहा था, ये जो अपने आप को समाज वैज्ञानिक कहना शुरू किया इन्होंने, पहले तो अपने आप को धर्म के ज्ञाता कहते थे, मतलब रिलीजियस हेड्स, है ना, स्पिरिचुअल हेड्स, एक हो गए टेम्पोरल, एक हो गए स्पिरिचुअल, ये सब कहते थे। अब ये शब्द बदनाम हो गए यूरोप में, तो इन्होंने कहा नहीं, हम सोशल साइंटिस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट समाज को अगर कंट्रोल करे और समाज की शक्तियों को पूर्णतः अपने नियंत्रण में लाकर अपने पार्टी वर्कर्स की मदद से एक खास दिशा में समाज को ले जाए तो समाज का रूपांतरण हो जाएगा। तो आइडियोलॉजी बड़ी जोरदार चीज है। सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो आइडियालॉग है। उस आइडियालॉग के सहायक सेवक होंगे पार्टी के वर्कर्स, और वो दोनों मिलकर समाज को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले आएंगे और फिर वो रूपांतरित कर देंगे। अब जाहिर है कि इसकी पृष्ठभूमि विशेषता है क्रिश्चियन, क्योंकि इसके लिए ये आवश्यक है कि समाज अनिवार्य रूप से बुराइयों से भरा हुआ हो, तभी तो आपके मन में समाज के रूपांतरण की इच्छा पैदा होगी। तो यूरोप में ईसाइयत के कारण समाज में भयंकर बुराइयां थी। स्त्रियों में आत्मा नहीं है ये मानना, स्त्रियों का दमन करना, आपस में लड़ना, एक चर्च दूसरे चर्च वालों को मार डाल रहा है, उनकी बस्तियां जला रहा है, खून खराबा कर रहा है, भयंकर अंधविश्वास है। स्त्री अगर कोई स्वतंत्र है, पादरी के नियंत्रण में नहीं है, तो कह दिया तो इसको तो ये चुड़ैल है और इसको तो रात को शैतान भगा ले जाता है और रात को चुपचाप उड़ के हवा से जंगल में जाती है, वहां शैतान के साथ डांस करती है, आदि आदि कहकर उसको बुरी तरह टॉर्चर करना, तंग करना। वो आपने शायद प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के भाषणों में उसकी झलक सुन ली हो, या हम लोगों की पुस्तकों में है, कितना भयंकर सताना स्त्रियों को और सामान्य मनुष्यों को सताना। आखिर ये सब लोग जो शुरू में यूरोप से भगे हैं वो तो जान बचाकर भगे हैं ना, जिनको अब बड़ा हमारे यहाँ मूर्खों ने उनकी सब शब्दावली स्वीकार करके खोज करने वाला बनाना है। तो ये जितने नाविक भगे हैं, ये नाविक क्या थे, एक तरह के लुटेरे, छिनैत और डकैत थे, जान बचा करके। यहाँ तो पादरी मारे डाल रहे हैं, कोई हट्टा कट्टा दिखे उसे जबरन कर लेंगे। चल आप स्वयं मार्क्स को पढ़िए, मार्क्स की पूंजी में 15वें-16वें अध्याय में बड़े विस्तार से दिया है कैसी बर्बरता थी, कई अध्यायों में है। तो इससे बचने के लिए जब वो दुनिया में भागने लगे, तो क्यों भागने लगे, क्योंकि वहां भयंकर
अंधेरा था। वास्तविक अंधेरा यूरोप में था और ये अंधेरा ईसाइयों के कारण था, ईसाइयत के कारण था, चर्च के कारण था, ईसाई पादरियों के कारण था, साधारण ईसाइयों के कारण नहीं। तो उस अंधेरे से बचने के लिए वो भागने लगे। तो रूपांतरण का, नया समाज बनाने का, समाज को बदल डालो, इसका बड़ा सम्मोहन पैदा हो गया। समाज को बदल डालो का सम्मोहन कहाँ पैदा होता है? नंबर एक, जिस समाज में सचमुच बहुत व्यापक अंधकार हो। लेकिन भारत में एक नया प्रयोग हुआ, आप में, आपके समाज में अंधकार है या नहीं, हमें आपको बदलना है। तो हम प्रचार करेंगे कि आपके यहाँ अंधकार ही अंधकार है। आपकी जो भी संस्थाएं हैं, जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी मान्यताएं हैं, जो आपकी संस्कृत भाषा है, जो आपके वेद हैं, जो आपके पुराण हैं, जो आपका इतिहास है, सब जो है वो मिथ है, झूठ है, अंधेरा है, और ज्ञान केवल हमारे पास। तो जिस समाज को हमें, यानी यूरोप के शासकों को अपने हित के लिए बदलना है, उसके विषय में प्रोपेगेंडा कर देना कि इसका सब कुछ अंधकार में है, और तब उसमें बदल डालने की अभिप्सा पैदा करना। तो ये है आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी भारत जैसे देशों में क्या काम करती है? सबसे पहले भारत के विषय में झूठ को फैलाती है। अंधेरा था, तो जितने इस बीच तथाकथित लोग निकले हैं, आधुनिक पार्टियों को मानने वाले और वैसे भी भारत के नए बंटवारदार हैं, वो सदा बताएंगे भारत में घोर अंधेरा था। फिर फलाने जी आए, कोई विचारक आए, कोई महात्मा आए, कोई साथ, उन्होंने प्रकाश फैला दिया। लगातार अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा था। ऐसा उसको पढ़ो और बाद में थोड़ा आप शांत चित्त से पढ़ो तो हंसी से लोटपोट हो जाएंगे, भाई कितना अंधेरा था। तो पता चला कि वो 16वीं शताब्दी में बता रहे हैं कि घोर अंधेरा था, फिर फलाने जी आए, अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि विवाद नहीं, फिर 17वीं शताब्दी में भी बताएंगे, फिर एक ही शताब्दी में 5-5 बार अलग अलग इलाके में फलाने आए, वो उन्होंने प्रकाश फैला दिया। तो गुरु नानक देव ने ये प्रकाश फैला दिया, तो स्वामी दयानंद ने ये प्रकाश फैला दिया, तमाम। तो भाई इतनी जल्दी जल्दी प्रकाश फैलाते रहे तो अंधकार कब था? लेकिन नहीं, घोर अंधकार था। तो अंधकार, आपने परिकल्पना कर ली कि मूर्ति पूजा अंधकार है, तो फलानी चीज अंधकार है, तो ठिकानी की जाति अंधकार है। तो आइडियोलॉजी क्या है? एक अंधेरे को पूर्व कल्पित करके समाज को पूर्ण नियंत्रण में लाने के लिए छटे हुए लोगों का एक समूह, जो वस्तुतः सत्ता चाहता है। तो मैंने क्या बताया, राजनीति अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, और विचार, सामान्य विचार अलग बात है, वो विचार की शक्ति से संबंधित है। लेकिन विचारधारा आइडियोलॉजी का अनुवाद है, और आइडियोलॉजी का प्रयोजन जिस समाज में आप शासन करना चाहते हैं उसको पूर्णतः अपने समूह के नियंत्रण में लाए, ये है आइडियोलॉजी। तो इसको जानना चाहिए। इसके आधार पर ही 20वीं शताब्दी में पहली बार कम्युनिस्टों ने आइडियोलॉजी शब्द चलाकर पार्टियां बनाई। अब इसमें भी महत्वपूर्ण बात जो सबसे रोचक है, रविशंकर जी कितना समय हुआ उसके अनुसार बोल रहे हैं, कितना मिनट और है? नहीं लेते हैं अभी। कितना मिनट है? 10 मिनट है? हाँ 10 मिनट लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो सबसे रोचक एक आध बात प्रश्न है, भी लेंगे इसमें। जी जी, एक प्रश्न भी लेंगे इसमें। तो ठीक है, मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूँ। हाँ आपने 10 तो मिनट ले लीजिए, उसके बाद एक प्रश्न हम ले लेंगे। हाँ, इसमें जो सबसे रोचक बात है वो ये कि आइडियोलॉजी की परिकल्पना कम्युनिस्टों ने प्रस्तुत की, ठीक। और कम्युनिस्ट तो एक ही आइडियोलॉजी को महत्व देते हैं अपने देश में, जहां उनका शासन होता है। देश तो उनका कोई है नहीं, कम्युनिस्टों का क्या देश होगा? वो स्वयं को सर्वहारा कहते हैं, तो उनका तो न देश होता, उनके अनुसार तो लुम्पेन है, लंपट है, उनका कोई देश नहीं, कोई। लेकिन जिस क्षेत्र में वो शासन कर रहे हैं वहां अन्य को नहीं पनपने देते, क्योंकि अपने को तो कहते हैं हम साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक आइडियोलॉजी है। तो जो हमसे भिन्न है वो सब नॉन साइंटिफिक है, इमोशनल है, भावात्मक है। समाजवादी भी बहुत से थे यूरोप में, उनको सबको कह दिया मार्क्सवाद ने कि ये भावात्मक समाजवादी हैं, अवैज्ञानिक समाजवादी, केवल हम वैज्ञानिक हैं। लेकिन इसकी नकल में जो भारत में पार्टियां बनती या कम्युनिज्म से प्रभावित अन्य देशों में, यूरोप में ऐसा आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टियां नहीं है, उस पर हम जब चर्चा आएगी दूसरे तीसरे व्याख्यान में, जो भी आपका क्रम है, तो बताएंगे। तो अन्य देशों में जो पार्टियां बनी वो तो अलग अलग आइडियोलॉजी करते हैं। तो आइडियोलॉजी शब्द ही पूर्व कल्पित करता है कि केवल एक ही आइडियोलॉजी होगी, क्योंकि शेष सब अंधेरा है, शेष सब अनसाइंटिफिक है, शेष सब अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, अज्ञान है। तो आइडियोलॉजी तो एक ही होगी। आइडियोलॉजी तो स्वयं में ये शब्द ही तानाशाही का द्योतक है। इसलिए जो आइडियोलॉजी को मानेगा वो केवल अपना अधिकार चाहेगा, और उसके होड़ के लिए भारत में तरह तरह की आइडियोलॉजी के पार्टियां बन गई। तो अभी आज का जो विषय था कि राजनीति
पॉलिटिक्स और विचार, उसको संक्षेप में हमने कह दिया। अब आप लोग प्रश्नोत्तर करिए, फिर उसके बाद अगले व्याख्यान में अन्य बातें समझाएंगे। जी जी रविशंकर जी। जी जी। ये आपने जो आपने स्पष्टता की, मुझे लगता है कि बहुतों को ये स्पष्टता नहीं होगी। अभी आपने जो कहा पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट के बारे में, ये बिल्कुल एक हम इसको कहेंगे ना कि आंखें खोल देने वाला था, आई ओपनर था। हम लोग अक्सर देखते हैं यूनिवर्सिटीज में कहता है मैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। मुझे लगता है शायद वो भी नहीं समझ रहा होगा असल में पॉलिटिकल साइंटिस्ट का अर्थ होता क्या है। जो भी आपने बताया है ये मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से वो शब्द उपज रहा है। मैं एक इसमें एक मन में बात आ रही थी कि जैसे ये जो आज चल रहा है कि गांधीवादी एक विचार है और राष्ट्रवादी एक विचार, ऐसे जो विचारों के आधार पे चीजें बन रही हैं। तो एक तो यूरोपीय पृष्ठभूमि है, वो तो मैं उसको ठीक है हम लोग मानते हैं। क्या इसकी भारतीय पृष्ठभूमि कुछ नहीं हो सकती विचारधारा शब्द की? हो सकती, जी, तो वो क्या हो सकती है, उसमें क्या उसका ये? अच्छा, वो अगर आप आज, हम तो सोचे थे उसका उससे संबंधित जब व्याख्यान होगा तब बताएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मतलब इस पर एक अलग से व्याख्यान करेंगे। नहीं अभी बता देते हैं। हाँ, थोड़ा संक्षेप में आप बताइए, व्याख्यान बाद में ले। उसमें उसकी विचारधारा तो जाहिर है भारतीय विचार होगा, अर्थात सनातन धर्म। यानी अगर भारत में कोई ऐसी पार्टी बने जो कहे कि भाई हम मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं करते, है ना, मानव धर्म, क्योंकि हमारे सारे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति का नाम क्या है, मानव धर्मशास्त्र। तो जो मानव धर्म पर श्रद्धा की घोषणा करे और कहे कि हमारा शासन मानव धर्म को लागू करेगा, ये विचार जो लाए वो भारतीय है। इसका क्या अर्थ हुआ व्यवहार में, क्योंकि ऐसे तो सूत्र में अस्पष्ट रह जाती है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, जो जो भी गुण बताते हैं, अक्रोध, क्षमा, दूसरे के द्रव्य, दूसरे की संपत्ति, दूसरे के घर पर गिद्ध दृष्टि नहीं डालना, है ना, उसकी चोरी की इच्छा नहीं रखना, आदि आदि प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होगा। और जो ये नहीं मानेगा उसको नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है कि जो ये कहे कि हम भारत में अमुकवाद, वो ईसा महोदय कोई हुए थे या नहीं हुए थे, उनका पंथ लाएंगे, अमुक मोहम्मद पंथ लाएंगे, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो गैर ईसाई हैं सबको हम मार डालेंगे या बदल डालेंगे, या गैर मुसलमान है सबको हम मार डालेंगे या बदल डालेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन राजनीति में इसे पहले दिन घोषणा करना राजनीतिक मूर्खता होगी। तो उसे कहना क्या चाहिए, ये तो हम यहाँ एकेडमिक डिस्कशन में खोल दे रहे हैं। राजनीति में उसे केवल ये कहना होगा कि हम मानव धर्म में श्रद्धा रखते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक मानवीय मूल्य कह लीजिए, मानवीय नियम कह लीजिए, जो शाश्वत सनातन नियम है, उनमें श्रद्धा रखना भारतीय नागरिक होने की अनिवार्य शर्त है। ये विचारधारा है, विस्तार इसका होता रहेगा। लेकिन फिर वो ये अनुमति नहीं दे सकता कि कोई इसी देश में रह के इसको ईसाई, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट कुछ भी बनाने की घोषणा करना अपराध है। स्वयं भारत के संविधान के अनुसार यहाँ समाजवाद शब्द को घुसेड़ना भयंकर अपराध है, संविधान विरोधी काम, क्योंकि समाजवाद सदा लोकतंत्र का विरोधी रहता है। तो संविधान में तो इस बात की गुंजाइश है, मूल संविधान में, कि आप ये घोषित कर दें कि भारत का शासन मानव धर्म को मानेगा, संपूर्ण मनुष्यों के लिए सार्वभौम मूल्यों, सार्वभौम नियमों को मानना अनिवार्य होगा, उसे ही नागरिकता मिलेगी। शेष को रहने की छूट दी जाएगी। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि पाखंडी आदि को भी राज्य रहने देगा, लेकिन उसे नागरिकता नहीं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामेश्वर जी। आपने जो बताया है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा बहुत बार मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जो राजनीति शास्त्र विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है वो राजनीति के मूलभूत सिद्धांतों को ही नहीं पढ़ाता। तभी जैसे आपने अभी जो व्याख्यान हम लोगों ने सुना उसमें हमें ये केवल राजनीति की नहीं, जैसे शिक्षा की कितनी स्पष्ट परिभाषा अभी उन्होंने दी और उसको कितने अच्छे ढंग से समझाया वास्तव में शिक्षा क्या है। मेरी ये अपेक्षा है, मेरी ये आशा है कि आने वाले व्याख्यानों में भी हम ऐसे ही और भी, केवल इस विषय पर तो सुनेंगे ही, साथ साथ जो विषय आते जाएंगे हम, मुझे लगता है उस पर भी हमारी बहुत ही स्पष्टता होती जाएगी। और जो विषय हमने पढ़े नहीं, जो हमें पढ़ाए नहीं गए कॉलेज में, स्कूल में, वह हम यहाँ पर जान सकेंगे, समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ अपने समस्त श्रोताओं को कि यह जो व्याख्यान है यह केवल व्याख्यान तक सीमित नहीं रहेंगे, हम इन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करेंगे। यह घोषणा मैं आज सभ्यता अध्ययन केंद्र के मन से कर रहा हूँ। इन सभी व्याख्यानों को लिखा जाएगा, इनके संदर्भ उसमें डाले जाएंगे और उसको हम पुस्तकाकार पंकज जी के लेखकत्व में वो छपेगा। तो इसमें जो भी आपके प्रश्न आते हैं
जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मन में कोई प्रश्न आते हैं वो YouTube पर हमारे अपने प्रश्न टिप्पणियों में डालें। हम उन प्रश्नों को अगले व्याख्यान में निश्चित रूप से लेंगे। आपने सुना, हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को नमस्कार।